सारी की सारी बात सुनकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ओह ऐसी बात है था क्या। जिस जगह पर मैं गया हुआ हूँ जो लिंगलांग में जो पीक मास्टर है और थोड़े बहुत मैंने स्ट्रिंग खींचने के बाद एवरग्रीन इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन करने में कामयाब रहा। वो इन्हीं की मदद से ज्वाइन करने में कामयाब रहा, लेकिन मैंने सुना है कि वो पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है उनका। और तो और वो इस एल्केमी हॉल के इंचार्ज भी हैं। मैंने इस बारे में कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और तभी थोड़ी देर बाद हमें वो उसे दिखाया जाता है कि वो किसी जगह पर पहुंच जाता है, तो दूसरा बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किसके डिसिपल और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस तरीके से जब कुछ भी उससे पूछा जाता है तो वो घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले तो अपने सीनियर ब्रदर को ग्रीट करना चाहूंगा। मैं डिसिपल हूँ एल्केमी हॉल का और मैं यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक्स को चूज करने के लिए आया हुआ हूँ। इस ये बंदा आउटर डिसिपल यांग लिंग है, जो कि हमारे एमसी की बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम तो बस एक लोली सर्वेंट डिसिपल हो। क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हो और तुम जैसा एक तुच्छ सा सर्वेंट डिसिपल यहाँ पर एंटर होने की सोच भी कैसे सकता है। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ ब्रदर कि आखिरकार मुझे एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बंदा बेकार सी शकल बनाते हुए उसको घूरने लगता है और बताने लगता है कि इस फ्लोर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो स्क्रिप्चर लाइब्रेरी है और जो सिर्फ और सिर्फ आउटर एंड इनर डिसिपल्स के लिए खोला जाता है। और बात करें सर्वेंट डिसिपल्स के लिए तो तुम्हें इनमें घुसने के लिए सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और बात करें मिडिल और या फिर अपर फ्लोर्स के लिए तो एवरग्रीन इमॉर्टल सेट के जितने भी डिसिपल्स है उन सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ती है इतने लेवल पर घुसने के लिए। और तुम यहाँ पर आ चुके हो बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन तुम्हें इतने छोटे मोटे रूल्स भी नहीं पता। ये बात सुनकर एमसी काफी उदास हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि ये इलाका पूरी तरीके से फ्री होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इनाम के तौर पर कुछ पे करना पड़ेगा। और तभी इसके पास कुछ स्पिरिचुअल ग्रास होती है, तो वो उस बंदे को देते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकता हूँ। जिसको देखकर ये बंदा काफी खुश हो जाता है और स्माइल मारने लगता है और तुरंत उसकी स्पिरिट ग्रास से छुड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर नए हो और तुम काफी ज्यादा सेंसेबल हो, तुम काफी दिमागदार हो कि तुमने इतना अच्छा बढ़िया तरीका अपनाया है, और इस बात के लिए मैं एक एक्सेप्शन करता हूँ और तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। और उसे कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ दिखाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, वहां पर जाना है और यहाँ डेली बेसिस पर तुम्हें मिशन मिलेंगे। वहां पर तुम स्पेशल मिशन के टोकन को रिसीव करने के बाद उन मिशन को कंप्लीट कर लोगे जिन्हें सेट के द्वारा इशू किया जाता है। और जब तक तुम 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को इकट्ठा कर लोगे तो तुम बिना किसी परेशानी के उनका इस्तेमाल कर स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हो। और बॉटम फ्लोर की यानी कि सबसे नीचे फ्लोर की जितनी भी कोई भी टेक्निक है तुम उनमें से एक टेक्निक चुन सकते हो। ये सुनकर एमसी काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये गाइडेंस दिखाई है ब्रदर। मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बहुत ज्यादा लो कल्टीवेशन का डिसिपल हूँ, तो मुझे आप बता सकते हो, थोड़ी एडवाइस दे सकते हो कि मुझे किस तरीके का मिशन मेरे लिए सुटेबल रहेगा। ये बात सुनकर वो बंदा उसे एडवाइस देते हुए उससे कहने लगता है कि जहां तक मुझे पता है कंट्रीब्यूशन हॉल में एक रिसेंटली नया मिशन रिलीज हुआ है, उसके अनुसार तुम्हें वहां पर कुछ नहीं करना बल्कि मैं स्टार मून ग्रास को कलेक्ट करना है। और ये जो हर्ब है वो फॉरेस्ट में इस साइड के पीछे उगती है और ये जो जगह है वो इतनी ज्यादा डेंजरस भी नहीं है और ये सेक्ट के काफी ज्यादा नजदीक है, तो जाने में और आने में तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर तुम एक मून ग्रेस की लेकर आते हो तो तुम्हें एक्सचेंज कर सकते हो 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए। और ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस 5 पौधों को कलेक्ट करना है और फिर तुम बिना बिना किसी परेशानी के स्पिरिचुअल लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तभी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कंट्रीब्यूशन हॉल में आकर देखता है तो वो काफी इधर से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है और वहीं पर एक बंदे के पास, एक बुढ़ऊ के पास बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी होती जो कि ओल्ड हुआ होता है। एमसी इतनी जब भीड़ देखता है तो कहने लगता है कि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है इस तरफ। और दूसरी तरफ जो आसपास के लोग होते हैं वो आपस में बात करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मैं यहाँ पर स्टार मून ग्रास का जो मिशन है वो यहाँ पर इस बार मिलने का कुछ मुझे मौका मिल जाएगा। ये बात सुनकर दूसरा बंदा मुझसे उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी उम्मीद बची हुई है, जरा यहाँ पर लाइन तो देखो कितनी लंबी लगी हुई है हमारे पीछे और आगे। और हमारा एमसी भी उसी लाइन में लगकर उन सभी की बातें सुनता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लोग कहने में लगे हुए थे कि यहाँ पर हाई क्वालिटी के जो मिशन होते हैं उन्हें अपने हाथों में लेना बहुत ज्यादा हार्ड है, हमारे लिए इतना आसान नहीं है और वो हम हासिल भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो स्टार मून ग्रास का मिशन है वो वाकई में ऑलमोस्ट यहाँ से गायब हो चुका है, सभी लोग उस मिशन को ले चुके हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी नजर जाती है होल्ड ओवांग के पास और उधर देखकर कहने लगता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से खड़े होकर इंतजार करता रहा तो मुझे डेफिनेटली नहीं मिलेगा वो मिशन, लेकिन जरा इस बुढ़ऊ को तो देखो, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। खैर भूल जाए इस बारे में।
और वो ओल्ड वांग की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि भले ही मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है इस वाली लाइन में, लेकिन मेरे पास कोई भी और चारा नहीं बचा हुआ है। सबसे पहले मैं जाकर देखता हूँ कि आखिरकार वहां पर क्या होने वाला है। और जब वह हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आसपास के लोग काफी शॉक होते हैं, चिल्लाते हो, क्या लगता है कि हॉली क्रैप, जरा उस बंदे को तो देखो, ये क्या करने वाला है। इस बंदे में तो इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कि वो ओल्ड वांग का टास्क लेना चाहता है। मानना पड़ेगा भाई, तुम तो काफी ज्यादा हिम्मतदार निकले। ये बात सुनकर दूसरी लौंडिया कहने लगती है कि ये बंदा एक नया डिसिपल होगा शायद, ऐसे अभी तक यह ओल्ड वांग के जो टास्क है उनके पीटी फॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हुआ कि वो क्या ट्रिक अपनाता है। अगर तुम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्न करने का मौका नहीं मिलेगा, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम सब कुछ खो दो अपना। तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो। मैंने सुना है कि मेरे जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने भी मुझे बताया था कि उन्होंने भी एक समय पर ओल्ड वांग का टास्क लिया था, वो भी 3 बार। लेकिन तुम्हें पता है कि वो काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे और काफी हैंडसम, लेकिन उसके बाद वो एकदम गरीब और बेकार बन गए, जहां तक कि तुम रो भी नहीं सकते, उतनी हालत खराब हो चुकी थी उस बंदे की। लेकिन हमारा एमसी उसके तरफ पहुंच जाता है, उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर, क्या एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन सा टास्क देने वाले हो। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी उसकी नींद को डिस्टर्ब करता है तो उस ओल्ड वांग को काफी गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर मेरी नींद को कौन डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। तो हमारा एमसी मुस्कुराते हुए उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर, मेरा नाम ये शेंग है और मैं यहाँ पर आपसे टास्क लेने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन जब ये बुढ़ा उससे सीनियर ब्रदर सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारा सीनियर ब्रदर कौन है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं आखिरकार तुमसे कितना बड़ा हूँ। मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का उम्र का हूँ, तुम मुझे ओल्ड वांग का हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी कंफ्यूज और घबरा जाता है और कहने लगता है कि ओल्ड वांग, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और तुम मुझे ये बताओ कि जो स्टार मून ग्रास का जो टास्क है क्या तुम अभी भी देने में लगे हो। ये बात सुनने के बाद ओल्ड वांग उसे घूरता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि बच्चे, तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। क्या तुमने उन सभी के सभी डिसिपल्स को देखा नहीं है, वो लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी के सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत आई तो आई कहाँ से मेरे पास आने की। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो वो घबराते उससे कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो ओल्ड वांग है ना, तुम काफी ज्यादा प्लीजेंट हो और इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से खर्राटे लेने में लगे हुए थे, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लगा यार ना कि यहाँ पर कोई फेरी गाना गाने में लगी हुई थी, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे बंदे हो तुम ओल्ड वांग, और इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हारे पास आने के लिए। और जब इस तरह की घटिया तारीफ वो उसकी करने लगता है तो आसपास के लोग इतने शॉक होती हैं कि उन्हें उल्टी आने लगती है और कहने लगता है कि जरा इस किड की फ्लैटरी तो देखो कितनी डिस्गस्टिंग है। हे बच्चे, तुम्हारे अंदर कोई दिल वगैरह नहीं है क्या? तुम इतनी यहाँ पर इसके बेकार से खर्राटे को इतने ज्यादा प्लीजेंट कहने में लगे हुए हो, मेरे घंटा। ये बात सुनकर ओल्ड वांग हमारे एमसी से कहने लगता है कि बच्चे, एवरग्रीन इमॉर्टल सेक्ट में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग कचड़े हैं, कचड़े। वे हमेशा मुंह पर झूठ बोलते हैं, टू फेस्ड डॉग है, और तुम जैसे जो बंदे हैं वो रेयरली यहाँ पर दिखाई देते हैं तुम जैसे यूथफुल लोगों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वो पट भी जाता है भाई इस फालतू की झूठी फ्लैटरी सुनने के बाद, और वो बिना बिना कुछ सोचे समझे उस मिशन का जो मिशन का टास्क प्लेट है वो हमारे एमसी को देते हो। उससे क्या लगता है कि तुम स्टार मून ग्रास के इस टास्क को रख सकते हो और ये तुम्हारा हुआ। यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लगी हुई है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो इसे कंप्लीट करने के लिए। एमसी से दिखने के बाद, लेने के बाद काफी खुश हो जाता है और कतई बौखला जाता है और उसका धन्यवाद कहने लगता है कि ओल्ड वांग, तुम तो वाकई में मेरे लिए एक शूटिंग स्टार हो जो कि नाइट में जाता है, और तुम इतने ज्यादा दार्जिलिंग हो कि मैं हर किसी की आंखें तुम्हारे ऊपर है, और तुम बहुत ज्यादा कूल हो और कभी चने के झाड़ पर चढ़ने लगता है। सबसे पहले मैं जाता हूँ और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ओल्ड वांग, ठीक है। ये बात सुनकर ओल्ड वांग कतई और भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एवरग्रीन इमॉर्टल सेट के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी तुम्हारी तरह सच्चाई बोलने वाले लोग हो फ्यूचर में। और इसकी फालतू की इतनी बकवास सुनने के बाद आसपास के लोगों की हालत तो वैसे ही खराब हो जाती है और क्या लगता है कि तेरे डिस्गस्टिंग है ये बंदा। और फाइनली हमारा एमसी यहाँ पर अपनी एवरग्रीन इमॉर्टल सेट को टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस जंगल में पहुंच जाता है जो कि साइड के पीछे के माउंटेन पर मौजूद है। वहां पर पहुंचने के बाद कहने लगता है कि ये इलाका जरूरी माउंटेन होना चाहिए एवरग्रीन इमॉर्टल सेट का। यहाँ पर सभी के सभी लोग अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए भागने में लगे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टार मून ग्रास बिना किसी परेशानी के ढूंढने में कामयाब रहा हूँ। जो मेरे जूती है इस वक्त मैं पहना हुआ हूँ वो सेकंड टायर के स्पिरिचुअल वेपन है, जिससे कि मुझे यहाँ तेज दौड़ने में इस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा आसानी होती है और इतनी ज्यादा ग्रेट स्पीड के साथ मुझे लगता है कि मैं बिना किसी परेशानी के सबसे पहले मून ग्रास को ढूंढने में कामयाब रहूंगा। लेकिन काफी देर तक इस तरीके से ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते वो भी काफी ज्यादा थक जाता है और थोड़ा सा जब रुक कर देखता है तो सामने देखकर काफी शॉक हो जाता है कि हमारे एमसी को उसकी मून ग्रास मिल जाती है और जिस मून ग्रास को लेने के लिए वो उसकी तरफ जोर तेजी से भागने लगता है और खुशी के मारे उसे उठाने की कोशिश करते हुए क्या लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर स्टार मून ग्रास मिल चुकी है और एक ही मिली है, लेकिन आगे और भी मिल जाएगी। लेकिन जब वो उठाने की कोशिश करता है तो सामने उसके एक और बंदा आकर उसकी मून ग्रास पर अपना पैर रख देता है, जिसको देखकर एमजी काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि भाई तू कौन है,
हेलो सीनियर ब्रदर, आपको शायद ये बात कोई गलतफहमी हो रखी है, लेकिन इस वाली मून ग्रास को मैंने सबसे पहले ढूंढा था, तो अपने इस हॉनरेबल कदमों को यहाँ से उठा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और इस तरह की हरकतों को देखकर वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा आउटर डिजिबल होगा अजूरा इमोर्टल सेट का। और इसके कल्टीवेशन के लेवल की बात कर रहे हैं तो वो मुझे ही लगता है कि इतना हाई है और सेम लेवल का है, बिल्कुल बीयू की तरह। लेकिन तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि ये सारे के सारी स्टार मून ग्रास है इस पूरे के पूरे ब्लैक माउंटेन की, वो यंग मास्टर लिंक को बिलोंग करती है। और तेरी हिम्मत कैसी हुई इस इलाके में घुसने की, क्या तुम वाकई में जिंदा नहीं रहना चाहते? ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराते हुए उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर लिया क्या इसने पूरे के पूरे इलाके को क्लेम कर रखा हुआ है? अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे माफ कर देना। सीरीज ब्रदर कैसा लगा कि आपने जिस स्टार मून ग्रास को अपने कदमों तले पूरी तरीके से कुचलकर रख दिया है कि अगर आप स्टार मून ग्रास को जो मुझे दे दो तो मैं डेफिनेटली इमीडिएटली जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? ये बात सुनकर इसे गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ बार्गेन करना चाहते हो, और तुरंत हमारे एमसी पर अटैक करते हो। उससे क्या लगता है कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें किसी के मार कूटने की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है उसका सीनियर ब्रदर को हमारे एमसी ने धो दिया है और धोने के बाद किसी कपड़े की तरह सुखाने के लिए डाल देता है। और उससे क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। आखिरकार तुम इतने ज्यादा इरिटेटेबल लोगों से कैसे भरा है, लेकिन ये कहीं से भी दादागिरी दिखाने के लिए आ जाते हैं। भले ही तुम खुद इरिटेबल हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा लो लेवल कल्टीवेशन के साथ इतने इरिटेबल होने में लगी हुई हो और अपने आप को शेर समझने में लगी हुई हो। आखिरकार ये तो तुम्हारी गलती हुई ना। और बिना किसी परेशानी के हमारे एमसी फाइनली उस फर्स्ट स्टार मून ग्रास को एक्वायर करने में कामयाब रहता है और अब समय आता है नेक्स्ट को ढूंढने में। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो रुकता है और उस बंदे को घूर कर देखते हुए स्माइल मारता है डेविल वाली। और उससे क्या लगता है मन में सोचते हुए कि जरा एक मिनट देखो, इसको देखकर लगता है कि मेरे यहाँ पर अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस बचा हुआ है। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास कुछ अच्छा बचा हुआ है क्या, जी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं ये तुम्हें सर्च पूरी तरीके से नहीं करता हूँ और पूरी तरीके से तुम्हें लूटता नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए काफी मेरे जो प्रिंसिपल्स है ना उसे मैं तोड़ दूंगा और मैं ह्यूमन बींग्स नहीं कहलाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी पॉकेट को देखता है तो वो काफी शौक से भर जाता है क्योंकि उसके अंदर स्टार मून ग्रास होती है और वो एक या दो नहीं होती, वो टोटल मिलाकर 4 होती है, 4। और उसको देखकर काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि अब जो मेरे पास अभी भी मिली थी उसे इंक्लूड करके उसे जोड़ने के बाद मेरे पास टोटल मिलाकर 5 स्टार मून ग्रास हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मेरा मिशन है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया जैसे मैं इस माउंटेन में घुसा था इतना जल्दी। भला ही मैं ये शेख, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और मैं सिर्फ अपना हाथ घुमाकर भी टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन एक जीनियस को भी तो हार्ड वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जबकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ तो सारे के सारे स्टार मून ग्रास को तो मैं वापस लेकर ही जाऊंगा। और उसके बाद वो और भी ज्यादा मून ग्रास को ढूंढने के लिए आगे बढ़ पड़ता है और उसे एक और वहां पर मिल जाती है। लेकिन जब वो अपना काम करने में लगा हुआ तभी भी जिसे क्या लगता है कि हमें इसे ढूंढ लिया और यही वो बंदा है, यही वो बच्चा है जो कि हमारे यंग मास्टर लिंक की सारी स्टार मून ग्रासेस को चुराने में लगा हुआ है हमसे। इसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि डैम इट, लगता है कि मुझे इनके द्वारा पकड़ लिया जा चुका है। किसने आखिरकार इस बारे में सोचा था कि इनका जो यंग मास्टर लिंक है उसके इतने सारे चमचे यहाँ पर फिरने में लगे हुए हैं। आखिरकार ये यंग मास्टर लिंक है तो है कौन कि इतने ज्यादा आउटर डिसिपल्स उसके कमांड में काम करने में लगे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की जो कल्टीवेशन लेवल है वो उस बंदे से काफी ज्यादा हाई है। लगता है कि मैं इनको डायरेक्टली हेड टू हेड फेस नहीं कर सकता। लेकिन वो दोनों तभी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद जाते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि हमें इसे पकड़ना होगा और जल्द से जल्द यंग मास्टर लिंक के पास इसे ले जाना होगा। लेकिन वो उन दोनों से फाइट ना करते हुए हमारा एमसी वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है, जिसको देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। चिल्लाते हुए पकड़ने के लिए भागते हैं और कहने लगते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, अगर तेरी हिम्मत कैसी हमसे बच के भागने की। तभी एमसी पीछे से चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि आखिरकार जब तुम मुझे चिल्लाने कहने में लगी हो तो मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? अब जबकि तुम मेरा पीछा करने में लगे हुई हो तो जो भी यहाँ पर सबसे पहले रुकेगा वो एक नंबर का कावड़ रहेगा, यानी कि डरपोक। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मेरे को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑर्डर के शूज मौजूद है, तो मैं यहाँ पर बिना किसी परेशानी के इनसे तेज और इनसे ज्यादा दूर तक दौड़ने में कामयाब रहूंगा। तभी पीछे से पकड़ने वाले लोग चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, अगर हमने एक बार तुझे पकड़ लिया तो हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें ना पहचान पाएगी 7 जन्मों के तक। लेकिन इतनी ज्यादा कुछ आधे घंटे या 1 घंटे के बाद दौड़ते दौड़ते ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं और थक कर एक जगह रुक कर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि डैम इट, आखिरकार इस बच्चे की परेशानी क्या है, आखिरकार ये हमसे इतना फास्टर और फास्टर कैसे हो जा रहा है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इससे ज्यादा और ज्यादा नहीं दौड़ सकता। तभी ये शख्स उनके मजे लेने के लिए वापस आता है और उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थका हुआ हूँ, तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकते हो? जब तुम फ्यूचर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम वाकई में अपनी वाइफ को इस तरीके से अकेला छोड़कर चले जाओगे क्या? तो गाइस समझ गए होगे आखिरकार ये बात किसकी कर रहा है। ये
बात उनके स्टेमिना की कर रहा है। समझने वाले तो समझ गए होंगे और इसी के साथ उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इनकी और भी छटक जाती है और वो वापस से एमसी का पीछा करते हैं। उससे क्या लगता है कि डैम इट, इस बंदे को तो आज मैं कतई नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कहती है हमें इस तरीके से गुस्सा दिलाने की। हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हम मर नहीं जाते। और फिर से थक दौड़ते दौड़ते वो लोग इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो उनके पैर भी नहीं खड़े हो रहे होते। इसको देखकर वो काफी सरप्राइज होते हुए क्या लगता है कि हम इसका पीछा और नहीं करने वाले, अब नहीं होगा मुझसे, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। क्या ये बंदा किसी रैबिट की तरह है, ये इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। अब ये दोनों दोनों जब बिल्कुल भी हिलने की हालत पे नहीं होते तो पीछे से हमारा एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि हे सीनियर ब्रदर्स, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा जो एमसी है वो ऊपर से कूदता है और उन दोनों के थोबड़े को वहीं पर जमीन में पेल देता है, घुसेड़ देता है, जिससे कि उनको काफी देर चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ इनके साथ। और उन दोनों को बेहोश करने के बाद अब हमारे एमसी की बारी आती है और कुछ खाते हुए क्या लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि जो एल्डर सीनियर ब्रदर थे और ना मुझे यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स हेल्प प्रोवाइड करवा दी थी मेरे वहां से निकलने से पहले, जिससे कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ दौड़ कर खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर इन दोनों को पकड़ने के बाद एक्स्ट्रा में 10 स्टार मून ग्रासेस भी मिल चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि जो बचर वांग था वो हमेशा से ये क्यों कहा करता था उस विलन्स की वैली में कि आखिरकार जो रॉबरी होती है वो सबसे ज्यादा अच्छा आसान तरीका होता है अमीर बनने का, और इसका इस्तेमाल करके मैं वाकई में बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। और वो वापस से अपने नए शिकार को ढूंढने लगता है, लेकिन इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी कोई भी उसकी नजरों में नहीं आता था। वो भी काफी ज्यादा थक चुका था ढूंढते ढूंढते और कहने लगता है घबराते थकते हुए, मन में सोचते हुए कि मैं वाकई में काफी समय से तुमने ढूंढने में लगा हुआ, लेकिन मैंने एक भी सिंगल स्टार मून ग्रास को यहाँ पर नहीं देखा है, ना ही भी किसी बंदे को देखा है। लिंग शाओ आखिरकार तुम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर लूट सकूं, रॉब कर सकूं, क्योंकि जो स्टार मून ग्रास ढूंढना है मैं खुद से, वो वाकई में बहुत ज्यादा थकाने वाला काम है। तभी इसे कुछ अजीब तरीके की चीजें महसूस होने लगती है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज से भर जाता है क्योंकि वहां पर बहुत मात्रा में स्टार मून ग्रास होती है और वो तुरंत उसे हासिल करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सामने कुछ देखकर और भी शौक हो जाता है और क्या लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर कम से कम 4 या 5 स्टार मून ग्रास तो मौजूद जरूर होंगी। लेकिन तभी सामने कुछ देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वहां से अजीब तरीके की साउंड या आवाज आने में लगी हुई है और कहने लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो व्हाइट स्पॉटेड टाइगर है मिस्टिक फायर का। आखिरकार इतना ज्यादा भयानक टाइगर यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। जब भी तुम स्टार मून ग्रास को कलेक्ट करने के लिए जाओगे तो बस यही एक सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरा मुकाबला इससे हो गया, और अब जबकि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है तो मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक स्टार मून ग्रास को कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने इस बंदे को यहाँ पर गुस्सा दिला दिया या फिर जगा दिया कि मजाक के तौर पर भी, तो ये मेरे लिए सहन करना आसान नहीं होगा। तो अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो क्यों मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये मेरे लिए काफी ज्यादा रिलायबल और काफी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं लिंग शाओ और उसकी पूरी पूरी गैंग को लूट लूं। तो तभी हमें बैक माउंटेन में एक एम्प्टी स्पेस पर दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग जितने भी स्टार मून ग्रास को कलेक्ट किया था एक जगह पर इकट्ठा कर बैठे हुए थे, जहाँ पर लिंग शाओ यहाँ पर कहने में लगे होते सभी के सभी लोगों से। यहाँ पर अभी भी इस एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे लिंग शाओ को फेस नहीं देते, और उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे लोगों को इतनी बुरी तरीके से उसने पीट दिया। मानना पड़ेगा ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। तभी वो पिटे हुए लोग काफी गुस्से में चिल्लाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल सही कहा, वो जो लिंग शाओ है वो इतना कनिंग और ज्यादा हेटफुल, उस बंदे ने हमारे स्पीड का फायदा उठाया। यहाँ पर हम चोट लग चुकी और हमारे सारे के सारे स्टार मून ग्रास को बिना किसी परेशानी के चुरा लिया, जैसे हमने इतनी महीने से कलेक्ट किया था। लिंग शाओ हम चाहते कि आप उससे हमारा बदला लो और उस बंदे को पीट पीट कर उसके अच्छे तरीके से भरता बना दो। ये बात सुनकर लिंग शाओ को गुस्सा आ जाती है और वो अपने आप को जमीन पर कप को जमीन पर फेंकता है और उन सभी में चिल्लाते हैं। उससे कहने लगता है कि जो बैक माउंटेन का फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा डेंस और वास्ट बहुत बड़ा है, और ये जो बच्चा है उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अगर तुम इस तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगी और हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टार मून ग्रास को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, तो हमें वापस से एवरग्रीन इमॉर्टल सेक्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि एक बार वहां जाने के बाद हमें उस बंदे की बैकग्राउंड आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा। तो मेरे पास उस बंदे से निपटने के लिए कई हजारों तरीके हैं। तभी आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जब लोग वापस से अपने एवरग्रीन मोटर सेक्ट में सब लोग जा रहे होते हैं तो पीछे से हमारा एमसी उन पर नजर रख रहा होता है और कहने लगता है कि जो बंदा इन्हें लीड करने में लगा होगा वही वो लिंग शाह होगा, और वह सभी के सभी लोग वापस से माउंटेन से वापस सेक्ट में जाने में लगे हुए हैं। अगर मैं एक साथ इन सभी पर अटैक करता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं इन सभी को एक साथ मिलकर नहीं रॉब कर सकता। अगर मैं वाकई में कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये बंदा जो बॉक्स लेकर जाने में लगा हुआ है, इस बॉक्स में सारे के सारे स्टार मून ग्रास कलेक्ट कर रखी होगी इस लिंग शाह ने, और अगर मैं वाकई में इसके इस बॉक्स को चुरा लूं और लूट लूं तो वाकई में मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो जाऊंगा क्या।
और इसके मुंह में वाकई में बहुत ज्यादा अजीब तरीके का लालच आने लगता है, तभी वो हमारा एमसी झाड़ियों में से उनके सामने निकलता है। तो यंग मास्टर लिंग उसे काफी ज्यादा सुनकर सरप्राइज हो जाता है। हमारा एमसी बाहर निकलकर उससे क्या लगता है कि मॉर्निंग यंग मास्टर लिंग, काफी समय बाद मिले, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, मैं ये शंक आपके साथ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, कैसा लगा कि आप मेरे फ्रेंड बन जाओ। ये बात सुनकर इस यंग मास्टर लिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो आखिरकार मुझे अपना फ्रेंड बनाने के लिए। तभी पीछे से जिसको हमारे एमसी ने बुरी तरीके से पीटा था वो चिल्लाता है और क्या लगता है कि यंग मास्टर लिंग ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने हमारी सारी की सारी स्टार मून ग्रास को हमसे चुरा लिया था हमें पीटने के बाद। और जरा इस बंदे की हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो डायरेक्टली हमारे सामने आ चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बारे से यहाँ से जाने मत देना। इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर लिंग उससे क्या लगता कि बच्चे, अब की जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने इस तरीके से डिलीवर कर लिया है तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो अपने सभी के सभी साथियों से उस बंदे को पकड़ने के लिए ऑर्डर देने लगता है। और जब वे सभी के सभी ये शंका पीछा करने लगते हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, वो फुल रफ्तार, और इसकी स्पीड उन सभी के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसको देखते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो यंग मास्टर लिंग है वो बेवकूफ नहीं है एक नंबर का, क्योंकि इसने मुझे पकड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने 2 लोगों को भेजा हुआ है और जानबूझकर पीछे रखा हुआ है ताकि मैं उसकी स्टार मून ग्रास को चुरा ना सकूं और सिक्योर कर सके वो बंदा। लगता है कि अब मेरे जो प्लान है ये फेल हो चुका है और मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा नया। लेकिन पीछा करते करते वो सभी के सभी लोग काफी देर थक जाते हैं और थक कर वापस आ जाते हैं। और यंग मास्टर लिंग से कहने लगता है कि यंग मास्टर लिंग ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है, हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे और वो हमसे बचकर निकलने में कामयाब रहा। इसको देखकर यंग मास्टर लिंग उन सभी से क्या लगता है कि कोई बात नहीं, भूल जाओ इस बारे में, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा एमसी वापस से उन सभी को हरास करने के लिए उसके सामने आकर उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर लिंग तुम लिटिल बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम मुझसे डरकर भागने वाले हो? लेकिन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, जल्द से जल्द अपनी जितनी भी तुम्हारे पास स्टार मून ग्रास है वो मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा और अच्छी हालत में। इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर लिंग को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से चैलेंज करने की, और वो गुस्से के मारे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और आसपास के सभी लोग उसे इस बात के लिए चीयर करने लगते हैं। यंग मास्टर लिंग अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल हमारे एमसी पर करने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबराते हुए लगता है कि शिट, इसका अटैक तो काफी पावरफुल, और किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए उसके अटैक से डॉज करने के लिए वहां से भागना चालू कर देता है। और बचने के बाद मन में सोचते हुए लगता है कि डैम इट, जैसा कि मैंने एक लीडर से उम्मीद की थी, ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस लिंग शियाओ का जो कल्टीवेशन लेवल है वो मुझसे काफी ज्यादा हाई है, बड़ा यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। लेकिन जब यंग मास्टर लिंग के लोग उसका पीछे करने लगते हैं तो वो यंग मास्टर लिंग उसे वहीं पर रोक देता है और सभी को समझाते हैं उससे क्या लगता है कि इस बच्चे का जो प्लान है वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए और उसका पीछा नहीं करेंगे हम लोग, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उस बच्चे को इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसको देखकर दूसरे वाले बंदे को गुस्सा आने लगती है जिसको हमारे एमसी ने लूटा था, और वो कहने लगता है कि यंग मास्टर इस बंदे की जो कल्टीवेशन लेवल है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा लो है, तो आखिरकार हम उससे इतनी आसानी से जब निपट सकते हैं तो क्यों नहीं निपट रहे हैं। बस इस बंदे की जो रफ्तार है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मैं उस बंदे को पकड़ने में नाकामयाब रहता हूँ, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए। जब ये बातें करने में लगी हुई होती है तो एमसी वापस से आकर उससे लगता है कि लिंग शियाओ, लिंग बास्टर कहेंगे, तुम्हारा जो ग्रांड पा है वो यहाँ पर आ चुका है वापस, जिसको देखकर उस बंदे को गुस्सा आती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। तो एमसी उससे कहने में लगा होता है कि मैं ये शंग, मैं यहाँ से तुमसे कहने में लगा हुआ हूँ, तुम सभी के सभी स्टार मून ग्रास को मुझे वापस से दे दो, क्योंकि वो मेरी है, अगर तुमने मुझे हैंड ओवर नहीं की तो याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ये बात सुनकर यंग मास्टर लिंग उससे पूछ लगता है कि अब तुम ही बता दो कि क्या हो सकता है मेरे साथ। ये बात सुनकर ये शंग मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे सर की सारी स्टार मून ग्रास नहीं दी तो मैं तुम्हें तब तक कर्ज करते रहूंगा जब तक वो मर नहीं जाते, तुम बास्टर्ड कहेंगे। और इतना ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद उस पर बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और कहने लगता है कि मैंने वाकई में तुम जैसा सेमलेस बंदा आज तक कभी भी नहीं देखा है, और अपने सभी चमचों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जाओ एक साथ मिलकर इस पर अटैक कर दो, और चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को अटैक करने के लिए सेपरेट बिल्कुल भी मत होना और इस बंदे को यहाँ से जाने भी मत दे। और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि हम यहाँ पर इसे पकड़ने में कामयाब रहेंगे। और इसकी हिम्मत कैसे हुई ओपनली मुझे इस तरीके से लूटने की, मुझे अपना बदला लेने के लिए इस बंदे को यहीं पर मारना होगा, तुम बास्टर्ड कहेंगे। और सभी के सभी लोग मिलकर हमारे एमसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं बहुत ज्यादा तेजी से और चिल्लाती हुई। यंग मास्टर लिंग उससे लगता है कि बच्चे तुम मेरे हाथों में पड़ मत जाना, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं डेफिनेटली तुम्हें यहाँ मेरी जो 18 टॉर्चर्स की टेक्निक है उसका सबक सिखाऊंगा, स्वाद सिखाऊंगा। लेकिन हमारा एमसी अभी भी यहाँ पर भागने में लगा हुआ बिना किसी परेशानी, और वो वापस से उसी पहाड़ के पास पहुंच जाता है यहाँ पर वो टाइगर सोने में लगा था, और चढ़ने के बाद चढ़ाते उससे क्या लगता है कि लिंग शियाओ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर इस तरीके से लुक डाउन कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझने में लगा हूँ, लेकिन मेरी ये शंग की आंखों में तुम बस एक नंबर के कचड़े हो, कचड़े। कम ऑन, अगर तुम्हें वाकई में एक बाप की औलाद है और अपने अम्मा का दूध पिया है तो अगर मुझसे फाइट कर इस माउंटेन में चढ़ने के बाद और यहाँ पर मुझसे बैटल कर। ये बात सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाती है और क्या लगता है कि डैम इट, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो मरने तक तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमारा एमसी उस टायर के काफी देर नजदीक आ जाता है जो कि वहां पर सोने में लगा हुआ है, और तुरंत जंप मार उसके सर पर पैर रख देता है ताकि वो उस टायर के नींद को जगा सके। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ओ माय गॉड, मैं वाकई में इस बिग बीस्ट के सर पर पैर रखकर निकलने में लगा हुआ, और
इस चीज को मैं कम से कम 3 सालों तक ब्रेक कर सकता हूँ अपने सीनियर ब्रदर को। लेकिन पैर रखने के कारण उस टाइगर की आंखें खुल जाती है और यंग मास्टर लिंग भी उसका पीछा करने लगता है बिना कुछ सोचे समझे, और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस बच्चे को चार्ज करो और चारों तरफ से घेर लो, टॉप माउंटेन से जाने मत देना। लेकिन हमारा एम से अभी भी जाने में लगा हुआ है और वो टाइगर पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी भी क्या निकला। और जितने भी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं इस बात को नोटिस नहीं करते कि उनके सामने वो टाइगर अभी भी है, और कहने लगता है वो बंदा चिल्लाते हुए कि हमने इसे ट्रैप कर लिया है, और हवा में अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो टाइगर भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और गुस्से के मारे वो टाइगर जोर से घुराने लगता है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग पीछे जाकर गिरने लगते हैं। और इतनी बुरी तरीके से जब सभी लोग अटैक झेलते हैं तब वो सभी के सभी लोग पीछे जाकर गिरते हैं और काफी घबरा जाते हैं। और यंग मास्टर लिंग उसको देखने के बाद काफी पसीना पसीना हो जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो 9th ग्रेड का स्पिरिट बीस्ट है, मिस्टिक फ्लेम व्हाइट टाइगर। आखिरकार हम सभी के सभी लोग इसकी गुफा में कैसे आ गए। दूसरी तरफ जो मिस्टिक व्हाइट टाइगर होता है उन सभी को धोना चालू कर देता है एक एक करके और बुरी तरीके से पीटने लगता है। बुरी तरीके से पीटने के बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब सभी के सभी लोग वहां पर पिट जाते हैं तो यंग मास्टर लिन भी यहाँ पर नहीं बच पाता। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसको पिटते हुए देखकर काफी खुश होते हुए हंसते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये मेरा मजाक कैसा लगा यंग मास्टर लिंग, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हें हराने के लिए एक उंगली का भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो लिटिल ब्रदर है मिस्टिक फ्लेम व्हाइट टाइगर वो इजिली तुम्हारा ख्याल रख सकता है। इस बात को सुनकर इसे गुस्सा आने लगती है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये संग तुम तो वाकई एक नंबर के शेमलेस हो, तुमने जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आए हुए हो। तभी पीछे से वो व्हाइट टाइगर अपनी मिस्टिक फ्लेम व्हाइट टाइगर अपनी पूंछ से उसकी कनपट्टी में जोर से बजाता है, उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। और जब भी सभी के सभी लोग पिटकर वहां पर गिर जाते हैं तो हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और उस बॉक्स की तरफ बढ़ पड़ता है। यहाँ पर वो स्टार मून ग्रास अभी भी पड़ी हुई है और कहने लगता है कि अब वाकई में इसको पिकअप करना मेरे लिए कितना ज्यादा आसान हो चुका है। मैं ये शैंग ये ऐसी चीजें करना मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पसंद है और किसी को भी मैं स्विफ्टली और डिसिवली बेवकूफ बना सकता हूँ। और जब वो व्हाइट टाइगर सभी को पूरी तरीके से वो फ्लेम व्हाइट टाइगर पूरी तरीके से सभी को पीट देता है तो हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के अपनी स्टार मून ग्रास लेकर वहां से निकलने चालू कर देता है। लेकिन जब वो वहां से जाने में लगा हुआ था तो वो टाइगर भी उसका पीछा करने लगता है और वो टाइगर उसे नोटिस कर उसे घूरने लगता है। और इतना ज्यादा प्रेशर जब हमारा एमसी महसूस करता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। तो टाइगर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने अभी भी कैसे अपने लिटिल ब्रदर कहा बच्चे। और हमारा एमसी इसकी गुर्राहट और बेकार सी गंदी डरावनी आवाज सुनने के बाद और डर जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि व्हाट, अबे ये क्या मजाक करने में लगा हुआ है, आखिरकार ये बंदा मुझे इस तरीके से क्यों फॉलो कर रहा है। जिसको देखकर वो काफी घबराते हुए माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि ठीक है और अपनी पॉकेट से चिकन लेग चार्म को निकालकर बाहर की तरफ फेंक देता है और किसी किट्टी की तरह यानी किसी डॉग की तरह उस टाइगर को खिलाने की कोशिश करता है और वो टाइगर उसको देखकर मान भी जाता है। भाई वो उस चिकन लेग के पीछे भागने लगता है जिसको देखकर हमारे एमसी को एक मौका मिल जाता है और कहने लगता है कि वाकई में मानना पड़ेगा जो मेरा चिकन लेग का चार्म है उसे कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। और इस ट्रिक का इस्तेमाल कर मैंने कई बार कई सारे लोगों को इससे ट्रिक किया है। तुम तो बस एक स्लीप बेवकूफ टाइगर हो, तुमसे निपटना मेरे लिए किसी बच्चों के खेल जैसा है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो वापस सामने आके खोलकर देख तो पता चलता है कि वो टाइगर वापस से आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है वो उस चिकन लेग को लेने के लिए और भाई साहब किसी कुत्ते की तरह पूंछ लाने में लगा हुआ है। जिसको देखकर एमसी भी काफी सरप्राइज होते हुए उससे क्या लगता है कि कितना शेमलेस है, एक चिकन लेग मैंने दिया था वो इसके लिए काफी नहीं होगा क्या, अब तुम यहाँ पर वापस से और लेने के लिए आ गए हो। तो हमारा एमसी ये चंग वापस से एक और चिकन लेग निकाल कर वापस से थ्रो कर देता है और वो टाइगर वाकई में फिर से उसके उसी सेम ट्रिक में फंस जाता है, उसे भगाने के लिए भागने लगता है। इस मौका फायदा उठाते हुए हमारा एमसी वहां से निकलने की कोशिश करता है और थोड़ी दूर तक दौड़ते दौड़ते वो काफी ज्यादा थक चुका और थक कर एक जगह रुक कर कहने लगता है कि ओ माय गॉड, क्या ये जो बंदा है वो कभी रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। और वो वापस से अपनी आंख खोलकर देखता है तो हमारा एमसी वापस से उस टाइगर को अपनी आंखों के सामने पाता है। इसको देखकर वो उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार ऐसा इतना शेमलेस क्रीचर देखा है जो कि मुझसे भी ज्यादा शेमलेस और कमीना निकला। भाई अपने आप को कंपेयर कर रहा है इससे। और किसी डोई की तरह जब वो उसे घूरने में लगा हुआ था तो वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है और अपने पॉकेट में हाथ डालकर उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग, मेरे पास और ज्यादा चिकन लेग तो नहीं बचे हुए, सिर्फ और सिर्फ ये 4 पीसेस बचे हुए, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इन्हें खा लो। और इसको देखने के बाद उसके मुंह में कतई पानी आ जाता है जिसको देखकर वो काफी खुश होते हुए एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जब फ्यूचर में वापस आऊंगा सेक्स से तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा चिकन लेग्स लेकर आऊंगा। जहाँ पर वो जो फ्लेम टाइगर है वो उसे आराम से खाने लगता है तो हमारा एमसी यूजिंग इस मौके का फायदा उठाकर उसके सर पर पैट करते हुए उससे कहने लगता है कि अच्छी बात है तुम मुझे यहाँ पर फॉलो मत करना और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कल जरूर लेकर आऊंगा चिकन लेग्स को। और वहां से निकलने में फाइनली वो कामयाब रहता ही है। निकलने के बाद मन में सोचते हुए वहां पर निकलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है और क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो टाइगर वो एक नंबर का बेवकूफ है, वो इसलिए टाइगर ने मुझे फॉलो नहीं किया अभी। और वो अपने सभी के सभी पोटली को नीचे रखते हुए और स्टार मून ग्रास को काउंट करना चालू कर देता है और उसको देखकर काफी खुश हो जाता है और काफी घबराते हुए कहने लगता है कि अगर मैं सभी के सभी स्टार मून ग्रासेस को एक साथ वहां पर ले जाऊंगा तो मैं वाकई में हाई प्रोफाइल नहीं बन जाऊंगा। और तभी हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने कंट्रोल को निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि मेरे पास बरियल कल्ट्रन है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर अपने कपड़ों को स्प्रिट एनर्जी से भर सकता हूँ
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इन हब्स का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा। और तभी वो उन हब्स को, सभी के सभी हब्स को उस कल्डरन में जानने के लिए तैयार होते और कहने लगता है कि चलो ट्राई करते हैं कि आखिरकार इसका क्या नतीजा निकलेगा। और बिना कुछ सोचे समझे उस कल्डरन में सभी के सभी हब को डालना चालू कर देता है और उसके बाद वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिससे कि उसमें अजीब तरह की एनर्जी आने लगती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि वाह, ये ट्रिक तो काम कर गया, क्योंकि जो मेरी ऑर्डिनरी स्टार मून ग्रास है वो ऑलरेडी टायर टू स्पिट हद तक पहुंच चुकी है। अब इन सभी के सभी स्टार मून ग्रासेस के अंदर इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन मौजूद है और वह सभी के सभी ऑलरेडी रीच कर चुके हैं टायर 3 पर। यहाँ तक कि इनके साइंस भी है कुछ ब्रेक थ्रू करने के, जो कि टायर 4 पर पहुंचने वाली है और वो इस चीज को और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहता है। और उसकी प्रैक्टिस 2 घंटों तक बैक टू बैक चलती रहती है और वापस तक अपने सभी के सभी स्टार मून ग्रास को लेकर उस एल्डर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एल्डर अभी भी सोने में लगा हुआ है। और तुरंत जाकर पूरा का पूरा बॉक्स उसके सामने रख देता है और रखते हुए क्या लगता है कि ओल्ड वांग, जरा आपको उठ जाना चाहिए, मैं वापस आ चुका हूँ। और सभी के सभी लोग अभी भी लाइन में ही लगे हुए होते हैं और हमारा एमसी अपने मिशन को कंप्लीट कर वापस भी आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि जरा इस बूट लेकर को तो देखो, ये वापस आ चुका है। दूसरा बंदा कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये अपने जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उन्हें कंप्लीट करने के लिए आया होगा, टास्क कंप्लीट करने के बाद क्लेम करने के लिए आया होगा। ये जो बच्चा है वो इतना ज्यादा नेव है। चलो देखते हैं कि जो ओल्ड हुआंग है वो इसे पूरी तरीके से ट्राई करेगा या नहीं करेगा, आई मीन लूट लेगा या नहीं लूट लेगा। और जैसे ही ओल्ड हुआंग की आंखें खुलती है तो वो सामने देखकर सरप्राइज होती है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अबे तू कौन है। जिसको देखकर एमसी घबराते हुए उसे स्टार मून ग्रास दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं ये शेंग हूँ, मैंने जो आपने जो टास्क मुझे दिया था स्टार मून ग्रास को कंप्लीट करने का, वो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। जिसको देखने के बाद वो उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम वापस आ चुके हो। तभी ओल्ड हुआंग उसकी सभी के सभी ग्रासेस को इंस्पेक्ट करते हुए उससे कहने लगता है कि इतना बुरा पे नहीं था, तुमने सभी के सभी सेकंड ऑर्डर की स्टार मून ग्रास को कलेक्ट कर लिया है और ये काफी होगी, और इसीलिए इसके बदले में मैं तुम्हें एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है, क्या एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट हुआ? ओल्ड वांग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? क्या यहाँ पर कोई गलती वगैरह हो चुकी है तुमसे? जो एक स्टार मून ग्रास थी वो उसकी कीमत कम से कम 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट थी और मेरे पास टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 स्टार मून ग्रास मौजूद है। क्या मुझे यहाँ पर 60 पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए? जिसको देखकर ओल्ड वांग को काफी गुस्सा आ जाती है और कहने लगते हैं, कचरा कचरा कचरा, सब कुछ यहाँ पर कचरा है। ये सभी के सभी जो तुम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की स्टार मून ग्रासेस को लेकर आए हुए हो, वो सारे की सारी ग्रासेस सिंगल इफेक्ट की है। आखिरकार इनका इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल मैं किस लिए करूंगा? और इसलिए मैं इसके बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे सकता हूँ, चाहे तुम इसे ले लो या फिर पहली फुर्सत में निकल लो। और इस तरीके से हमारे एमसी का जब मजाक उड़ने में लगा हुआ होता है तो सभी के सभी लोग हंसते हंसते हैं और उससे क्या लगता है कि ये बच्चा वाकई में शॉर्टकट लेना चाहता था, लेकिन ये इसे ट्रेड कर लिया जा चुका है इस ओल्ड वांग के द्वारा। इस बच्चे को वाकई में सही से सबक मिला इस बार। ओल्ड वांग की जो रेपुटेशन है वो वाकई में सभी के सामने बहुत ज्यादा मशहूर है और वो जानबूझकर इतना सब कुछ पता है या नहीं पता ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी ये उसका मिशन लेने के लिए पहुंच गया। कम से कम यहाँ पर उसे एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो मिल रहा है और ये इतना बुरा भी नहीं है। जब मैंने इसके मिशन को लेने की कोशिश की थी तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, बल्कि ये मेरे पॉइंट को डिडक्ट कर लिया गया था। एमसी को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी शॉक होता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ओल्ड वांग, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि तुमने मुझसे कहा था उस मिशन को पोस्ट करने के दौरान। तभी ओल्ड वांग अपना गंदा चेहरा बनाते हुए एमसी से कहने लगता है कि ओए बच्चे, तुम अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम इस वक्त कहाँ पर खड़े हो? ये वहाँ जगह है जहाँ पर मिशन को पोस्ट किया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जीनियस के लिए। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे मिशन जो मेरे द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं वो तुम जैसे कचरे को कंप्लीट करने के लिए पोस्ट किए जाएंगे? तुम यहाँ पर मुझसे बकवास करने के लिए ना आओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम वाकई में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना चाहते हो तो तुम थर्ड ऑर्डर की जो स्टार मून ग्रास है उनका इस्तेमाल कर सकते हो एक्सचेंज करने के लिए। एक प्लांट कम से कम 20 पॉइंट्स तक का मिलेगी वैल्यू तुम्हें। अगर तुम्हारे पास वाकई में इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है थर्ड ऑर्डर की स्टार मून ग्रास, तो जल्दी से तुम पहली फुर्सत में निकल जाओ और मेरी स्लीप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। इस बात को सुनकर एमसी को काफी गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से में अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए थर्ड ऑर्डर की मून ग्रास निकालता है और उससे क्या लगता है कि मेरे पास 20 थर्ड ऑर्डर की स्टार मून ग्रास मौजूद है, तुम इसे एक्सचेंज कर सकते हो 400 पॉइंट्स के लिए। और मनी मन में काफी गुस्से भी होते हुए क्या लगता है कि ये ओल्ड वांग कहीं का ये कमीना मुझे धोखा दे रहा है। मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत अच्छी थी कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिफाइन करके रख ली हुई थी थर्ड ऑर्डर की स्टार मून ग्रास पहले ही एडवांस में, वरना मुझे उस ओल्ड वांग के द्वारा काफी ट्रिक कर दिया गया होता। जिसको देखने के बाद ओल्ड वांग काफी तक खुश हो जाता है और उन सभी के सभी ग्रासेस को चेक करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में थर्ड ऑर्डर की स्टार मून ग्रासेस है, वो भी इतनी ज्यादा। और आसपास की बात करते हुए लोग जब उसे देखते हैं तो काफी घबराते हैं। उससे क्या लगता है कि वाओ, थर्ड ऑर्डर की स्टार मून ग्रास, आखिरकार इस बच्चे की किस्मत इतनी जगह से ज्यादा कैसे चमक गई। सभी के सभी जो बैक माउंटेन पे थी वो सारा का सारा बैक माउंटेन यंग मास्टर लिंग के द्वारा ऑक्यूपाइड करके रखा गया है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही इतने समय तक कैप्चर करने में कामयाब रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा कैसे कैप्चर कर ली, यहाँ तक कि ओल्ड वांग भी इसके द्वारा फेज नहीं किया गया। ये बंदे की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है। यहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि ओल्ड वांग, जो तुम मुझसे कहने में लगे हुए थे अपने वर्ड पर तुम वापस नहीं जा सकते
और अपना टोकन बाहर निकालता है, अपना बैंक कार्ड निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे सभी के सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। तभी बुढ़ऊ उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था मैं वैसा ही करूंगा, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और इसके बदले में मैं तुम्हें 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा, और जो तुम 23rd ऑर्डर की स्टार मून ग्रास लाए हो इसके बदले में जो बाकी के रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन पॉइंट रहेंगे उन्हें मैं ग्लोरी पॉइंट्स में तब्दील बदल देता हूँ और 4 ग्लोरी पॉइंट्स तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर एमसी काफी शौक होते चिल्लाते, उससे कहने लगता है कि 5 पॉइंट्स तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? जिसको देखकर ओल्ड वांग उस पर उससे कहने लगता है सलाह देते हुए कि मैं तुमसे मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो ग्लोरी पॉइंट्स हैं वो काफी एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं और काफी ज्यादा प्रीसियस होते हैं एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में। अगर फ्यूचर में कल्टीवेट करनी है कल्टीवेशन मेथड के लिए फ्यूचर में तुम्हारे काफी काम आने वाले हैं और काफी ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो। और अब तुम्हें यहाँ पर बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग हंसते हंसते कहने लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर इस बंदे को 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे दिए हैं। मुझे पता था कि जो होल्ड वांग है वो इस बंदे को इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, पूरा लूट कर छोड़ेगा। ये बात सुनकर दूसरा बंदा क्या लगता है कि मैंने सुना है कि जो ग्लोरी पॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी कल्टीवेशन के लिए, अगर वो हाई लेवल पर पहुंच जाए उसके लिए। तो सभी के सभी लोग सुनते हो तो क्या लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, भले ही उसके पास कितने भी ग्लोरी पॉइंट्स मौजूद हो यूज करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल ही हाई ना हो तो, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मौजूद ही नहीं है तो मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता कल्टीवेशन रिसोर्स के लिए, तो मैं उन हाई रियलवे पर कैसे पहुंच सकता? तो जो ग्लोरी पॉइंट्स है वो मेरे लिए कंप्लीटली यूजलेस है। इस बात को सुनकर एमसी भी येशांग भी उससे क्या लगता है कि ओल्ड वांग तुम तो देख सकते हो मैं सिर्फ और सिर्फ 3rd लेवल पर हूँ बॉडी टेम्परिंग रियलमी के, और मुझे हाई लेवल पर पहुंचने के लिए सी ब्रेकिंग रियलमी पर पहुंचने के लिए टेक्निक्स की जरूरत है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा दूर है अभी तक हाई रियलमी पर पहुंचने के लिए। क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे सकते हो सबसे पहले, ताकि मैं उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर अर्जेंटली मैं स्क्रिप्चर पवेलियन में जा सकता हूँ और एक्सचेंज कर सकता हूँ कुछ मार्शल आर्ट स्किल को। जिसको देखकर ओल्ड में वो गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम बच्चे, तुम वाकई में अभी भी इतने ज्यादा अनसेटिस्फाई हो। मैंने तुमसे कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ जीनियस ही इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और जबकि तुमने इसे कंप्लीट कर लिया है तो मैं तुम्हें डेफिनेटली ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। तो आखिरकार मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे दे सकता हूँ रिटर्न, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट तुम्हारे लिए बस कचरा है कचरा, कम से कम तुम्हें इसके बदले में ग्लोरी पॉइंट तो मिलने चाहिए जिन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तुम वाकई में और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना चाहते हो तुम सिर्फ तभी ऐसा कर सकते हो, तुम एक्सचेंज कर सकते हो जब तुम्हारे पास हाई ग्रेड की स्टार मून ग्रास मौजूद हो, जैसे कि मान के चलो एक्सट्रीमली रेयर रैंक 4 की स्टार मून ग्रास। अगर तुम वाकई में इस तरीके की रैंक 4 की स्टार मून ग्रास को लाने में कामयाब रहे तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंट्रीब्यूशन 1000 कंट्रीब्यूशन देने में कामयाब मानूंगा नहीं, बल्कि बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। ये बात सुनकर एमसी को काफी गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए रैंक 4 की स्टार मून ग्रास बाहर निकालता है और उससे क्या लगता है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। डैम इट, मैंने ये सोचा था कि जो रैंक 4 की स्टार मून ग्रास होगी मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा सक्सेसफुली बचाकर रखने में। मुझे पता था जब मैं उसे उस कल्टर का इस्तेमाल कर बढ़ाने में रखा होता इसकी रैंक, तो किस्मत से मेरी इतनी ज्यादा अच्छी किस्मत कि मैं इसे मर्ज करने में कामयाब रहा था। लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि मैं खुद अपने लिए इसका इस्तेमाल ना कर पाते मुझे इसे हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन जब ओल्ड वांग इसकी रैंक 4 की स्टार मून ग्रास को देखता है तो वो इतना शॉक हो जाता है कि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता और पूरी तरीके से उसकी बॉडी कपकपाने लगती है और उससे क्या लगता है कि ये एक्चुअली में लेजेंडरी रैंक की 4 स्टार मून ग्रास है। और चिल्लाते हुए एमसी से क्या लगता है कि हे बच्चे, आखिरकार तुम्हें जो लेजेंडरी रैंक की रैंक 4 की स्टार मून ग्रास है ये मिली तो मिली कहां से? मैं इस स्टार मून ग्रास को कम से कम 3 सालों से ढूंढने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम्हारे पास रैंक 4 की स्टार मून ग्रास ब्लैक माउंटेन मिल जाए? तुम्हारी किस्मत कैसे इतनी अच्छी हो सकती है? इस बात को सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि डैम इट ओल्ड वांग, तुम यहाँ पर और भी अनरीजनेबल होने में लगे हुए हो। तुम इस बात को जानते हो कि यहाँ पर रैंक 4 की स्टार मून ग्रास बैक माउंटेन में मौजूद नहीं है, लेकिन तुम फिर भी अभी भी मुझसे रैंक 4 की स्टार मून ग्रास को चाहते थे ताकि मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट दो सके इसके बदले में। ये बात सुनकर ओल्ड वांग उसे चिल्लाते उससे कहते कि अभी यहाँ पर फालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग अभी इस पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं। जो पॉइंट ये है कि आखिरकार तुम्हारे पास रैंक 4 की स्टार मून ग्रास आई तो आई कैसे? अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम्हारा जो मिशन था तुम इस मिशन को लेने में इतनी तो हिम्मत दिखाई जैसे कि मैंने उम्मीद की थी यंगर जनरेशन से। तुम्हारे पास वाकई में काफी ट्रिक्स मौजूद, और जब ये लोग बातें करने में लगे हुए थे तभी वहां पर किसी की एंट्री होती और सभी के सभी लोग इसको देखकर काफी शॉक हो जाते और हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी लौंडिया की एंट्री होती है, जिसको देखकर सभी के सभी ट्रक से बढ़ जाते हैं और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर ली यूथिंग यहाँ पर आ चुकी है। सीनियर सिस्टर ल्यू वाकई में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज्यादा हेटफुल है भाई। आखिर का जो सीनियर सिस्टर ल्यू है वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी इस होल्ड वांग बेवकूफ गधे और इस बेकार से बुड्ढे की डिसिपल क्यों है? मैं वाकई में सीनियर सिस्टर ल्यू को लास्ट नाइट में सपने में देखा था और भाई सपने में तो क्या क्या किया था हमने, और उस वक्त एक शब्द भी नहीं कहा। जब इतनी चटर पटर हमारा एमसी सुनता है तो वो पीछे मुड़कर उस सीनियर सिस्टर को देखने लगता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस लू यीतोंग को, जो कि कतई बवाल दिख रही होती है और सभी के सभी लोग उसकी वीडियो को देखकर कतई बौखला जाते हैं। तो बड़ो उससे कहने लगता है कि डिसिपल जब जल्दी से वापस यहाँ पर आओ, जल्दी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ढूंढा है।
3 सालों तक इंतजार करने के बाद, 3 सालों तक सर्च करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रैंक 4 की स्टार मून ग्रास को तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। ये बात सुनने के बाद ये काफी खुश हो जाती है और उससे क्या लगता है कि मास्टर क्या ये बात सच है? मुझे लगा था कि जो रैंक 4 की स्टार मून ग्रास है वो सिर्फ और सिर्फ कहानियों में मौजूद है, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तभी ओल्ड वांग वहाँ पर टेबल पर दिखाते हैं, उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, ये बात सच है, जरा देखो तो ये यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और बुढ़ा भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और शौक होते हुए चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि आखिर का जो स्टार मून ग्रास है रैंक 4 की वो यहाँ पर कहाँ चली गई है। और वो हमारे एमसी की तरफ देखता है तो हमारे एमसी को देखता है वो अपने हाथों पे पीछे की तरफ छुपा कर रखा है उसने, और एमसी पे चिल्लाते उससे क्या लगता है कि हे बच्चे आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई, जल्दी से मेरी रैंक 4 की टायर 4 की स्टार मून ग्रास को मुझे वापस कर दो। जिसको सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ओल्ड वांग ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्लियरली इस रैंक टायर 4 की स्टार मून ग्रास को मैंने पिकअप किया था बैक माउंटेन में, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर के जो रैंक 4 की ग्रास तुम्हारी कब से हो गई। जिसको देखकर वो बड़ो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट पिकअप करने के लिए नहीं थे, यहाँ पर नहीं आए थे? अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुम्हें 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब हमारे एमसी को जब इसकी वैल्यू के बारे में पता चल चुका है तो वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है उसके मुंह पर कि मैं नहीं बेचने वाला, और मैंने अपना यहाँ पर माइंड को चेंज कर लिया है, अब मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाला, मैं अपने लिए इसका इस्तेमाल करके रखूंगा। जिसको देखकर इस एल्डर को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल ब्रैट कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे चैलेंज करने की। तो ये शेंग भी यहाँ पर भाई साहब हरामी है और उससे क्या लगता है ओल्ड वांग क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से बात करना बंद कर सकते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर तुम थे जो कि मुझे सबसे पहले ट्रिक करने के बारे में सोच रहे थे, और मैं ये शेंग इस बात को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। इसलिए मैं इस पूरी की पूरी टायर 4 की स्टार मून ग्रास को कबूतर को खिलाने वाला हूँ, यानी सुगर को खिलाने वाला हूँ अब मैं, तो मैं तो बिल्कुल भी हासिल होने दूंगा ये चीज। ये बात सुनकर वो बड़ू काफी शौक होती है, उससे क्या लगता है कि तुम वाकई मेरे सुगर को खिलाने वाले हो। हे बच्चे क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार जो टायर 4 की स्टार मून ग्रास है वो कितनी द प्रीशियस कितनी द रेयर है। अगर तुमने वाकई में इसे किसी पिक को या फिर किसी भी सुगर को खिलाने के बारे में सोचा या फिर खिला भी दिया है तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दूंगा, जल्दी से मुझे दे दो। और लूटने की कोशिश करता है हमारे एमसी को, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं करने वाला। और ओल्ड वांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने ओल्ड वांग को इस तरीके से गुस्सा दिलाने की, अगर तुम इसे मुझे नहीं देते हो तो मैं वाकई में मूव करूंगा और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। और वो सारे के सारे ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसको देखकर हमारा एमसी बिल्कुल भी घबराता नहीं है और उससे क्या लगता है कि ओल्ड वांग तुम यहाँ पर मजा करना बंद करो, तुम हाईली रेस्पेक्टेड हो इस पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं दिखने में लगे हुए हैं, तो आखिरकार तुम पॉसिबली अटैक कैसे कर सकते हो एक सर्वेंट डिसिपल इस तरीके से मुझ पर खासकर। अगर इसके जो शब्द है वो बाहर घूमते हुए चले गए तो तुम्हारा पूरी तरीके से मजाक उड़ जाएगा और पूरी की पूरी डेपुटेशन भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो अभी के लिए गुड बाय ओल्ड वांग, मेरे पास अभी भी कई सारे काम है जो मैं करना चाहता हूँ। अब जबकि ये ओल्ड वांग हमारे एमसी पर अटैक नहीं कर सकता था, वो रोकते हुए चिल्लाता, जिसको देखकर एमसी भी वहां पर रुक जाता थोड़ी देर के लिए। और ओल्ड वांग उससे कहने लगता है कि इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद कर दो और जल्दी बताओ आखिरकार तुम इसके बदले में क्या लाना चाहते। तभी एमसी उस ड्राफ्ट को निकालकर उससे कहने लगता है कि 100,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को लेना चाहता। इस बात को सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाती है ओल्ड वांग को और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हे बच्चे तेरा दिमाग तो खराब है ना, कहीं तुम पूरी तरीके से पगला तो नहीं गए, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार 100,000 कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी डिसिपल्स होते हैं वो यहाँ पूरी की पूरी जिंदगी भर भी मेहनत करेंगे ना तो भी इतनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो डायरेक्ट डिसिपल होते हैं वो भी 100,000 कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करने में नाकाम रहेंगे पूरी की पूरी जिंदगी भर। ये बात सुनने के बाद एमसी भी काफी शौक होते हैं, उससे क्या लगता है क्या वाकई में ऐसी बात है क्या। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो 5,000 कैसा रहेगा। और ओल्ड वांग तुरंत मान जाता है और उससे क्या लगता है कि 5,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ठीक है, और मैं तुम्हें और तो साथ ही साथ में 10 ग्लोरी पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फाइनल ऑफर है तुम्हारे लिए। और हमारा एमसी इस डील से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उस टायर 4 की स्टार मून ग्रास को उस ओल्ड वांग को देते हुए उससे क्या लगता है कि ठीक है ओल्ड वांग आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। जहाँ पर ओल्ड वांग काफी शाय करते हुए उससे क्या लगता है कि डैम इट, मुझे वाकई में इस न्यूबी की तरह आउटस्मार्ट कर दिया जा चुका। और मनी मन में काफी गुस्सा होते हुए भी कह रहा होता कि मैं तुझे याद रखूंगा बच्चे, तू बस इंतजार कर मेरा। ये बात सुनकर ये लड़की हंसने लगती है और उससे क्या लगता है कि ये जो जूनियर ब्रदर है वो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे देखने में लगी हुई हूँ कि जो मेरे मास्टर है जो कि दूसरों को लूटा करते थे आज वो खुद लुट गए कितने डिसएडवांटेज में। और जब हमारा एमसी उसको इतना ज्यादा मुस्कुराते हुए देखते तो भाई पहली नजर का प्यार हो जाता है उसे, और अपने सीनियर सिस्टर पर लाइन मारने के लिए उसे पटाने के लिए आगे बढ़ता है। और उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसा लगने में लगा हुआ है जैसे कि हम पहले भी कहीं पे मिल चुके और पहले ही मैं तुम्हें कहीं पर देख चुका, तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम ये शेंग है। तब ये शेंग को ऐसी हरकतें करते हुए ओल्ड वांग देखता है कि वो उसकी डिसिपल लाइन मार रहा है, उसे पटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे काफी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम जल्दी से अपने इस मिशन प्लेट को वापस लो और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, तुम स्कैम कहीं के, तुमने यहाँ पर इतने पॉइंट्स मुझसे स्कैम कर लिए हैं और तुम यहाँ पर मेरी डिसिपल को पटाना चाहते हो, अगर तूने ऐसी कोशिश भी की ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। और तभी हमारा एमसी वहाँ पर उसे सीनियर सिस्टर को ये कहते हुए चला जाता है कि हम वापस जरूर मिलेंगे और पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है सीनियर सिस्टर।
और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं सिचुएशन को देख कर और कहने लगता है कि हॉली क्रैप, मैं वाकई में चीजें तो मजाक तो नहीं देख रहा, हमारे इस जूनियर ब्रदर तो वाकई में बहुत फायर्स है, इसने एक्चुअली में उस ओल्ड वांग से इतने ज्यादा पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहा। और तो भाई नॉर्मल 2 या 3 या 100-200 पॉइंट्स नहीं निकाले, बल्कि मैं भाई सीधे 5000 पॉइंट्स निकाले उस ओल्ड वांग से। आखिरकार उसने किया तो किया कैसे, ये तो वाकई में मेरा रोल मॉडल बन चुका है। नॉनसेंस करना, बकवास करना बंद करो। ये जो गाय है, जो बंदा है, वो इंक्रेडिबली काफी ज्यादा कनिंग है। मुझे लगता है कि एक और ओल्ड वांग जन्म लेने वाला है इस सेक्ट में। तो मैं सभी के सभी लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि सभी के सभी लोग इससे दूर बनाए रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसके स्कैम से दूर बचे रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और वापस से हमारा एमसी उस स्क्रिप्चर पवेलियन में पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर यार मैं वापस आ चुका हूँ, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ओ जूनियर ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर गए हुए ज्यादा समय नहीं निकला है, तो तुम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हॉल में आ चुके हो मिशन कंप्लीट करने के बाद। तो मैं देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश हो, तो तुमने 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट सेलेक्ट करके रख लिए होंगे स्क्रिप्चर पवेलियन के, सही का। ये बात सुनकर वो टोकन देते हुए उससे कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं कर लिया कनेक्ट। तभी ये पूछता है अच्छा तो तुम 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल कर फर्स्ट फ्लोर में एंटर कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और तुम अगर एंटर करना चाहते हो हाई लेवल पर स्क्रिप्चर पवेलियन के फ्यूचर में, तो तुम्हें और भी मिशन कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट करने की स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा हो सके एक्सेस कर लो ताकि तुम हाई लेवल की टेक्निक हासिल कर सको। जिससे पहले कि वो बंदा उसका बैलेंस काटे तो हमारा एमसी उसे बीच में रोक देता है और उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर यांग, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे कितने तक कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अगर मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के स्क्रिप्चर पवेलियन में एंटर करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो मुझसे बताता है और उससे लगता है कि अब जबकि तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने जो मुझे स्पिरिचुअल हब प्रोवाइड करवाई थी इससे पहले उसके लिए, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम सेकंड फ्लोर में एंटर करना चाहते हो, 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम थर्ड फ्लोर में एंटर करना चाहते हो, और बात करें लेजेंडरी टॉप फ्लोर के बारे में तो तुम्हें कम से कम 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर उस टॉप फ्लोर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक मौजूद है, और हर साल यहाँ पर कई सारे ऐसे इनर डिसिपल्स हैं जो कि कई सारे प्लेंटी आइन का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ताकि वो उस टॉप फ्लोर को एक्सेस करने की परमिशन हासिल कर सके अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए। लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के वे सभी के सभी लोगों को डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ता है और वो बिना किसी टेक्निक के उन्हें बर्बाद कर देते हैं वो सभी के पॉइंट्स को, और इतने पॉइंट्स बर्बाद करने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सलाह देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे 10 पॉइंट को डिडक्ट करने वाला हूँ सबसे पहले। अब तुम बिना किसी प्रश्न के फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हो, लेकिन जैसे ही वो डिडक्ट करने वाला होता है तो एमसी तुरंत उसे रोक देता है और उससे कहता है 1 मिनट को ब्रदर, और तुरंत पोज मारते हो लगता है कि तुम जल्दी जल्दी मेरे सारे के सारे टॉप फ्लोर का कंट्रीब्यूशन पॉइंट को एक्सचेंज करो, क्योंकि तुम जानते नहीं होगे मैं ये शेंग, मैं एक जीनियस हूँ और जीनियस नेचुरली डिजर्व करते हैं बेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्निक्स को। तो सीधी सी बात है ना कि मैं जैसे एक जीनियस और मुझे एक स्मार्ट बंदा एक लोली या छोटे मोटे तुच्छ से टेक्निक्स को हासिल क्यों करेगा भाई, वो भी टॉप पे जाने वाला बंदा हूँ मैं तो। ये बात सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तो मेरे साथ मजाक करना बंद करो, क्या तुमने अभी भी सुना नहीं जो मैंने तुमसे कहा था कि अगर टॉप फ्लोर पर जाना चाहते हो तो तुम्हें 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास है नहीं। ये बात सुनकर एमसी कहते थे अरे भाई अकाउंट तो चेक कर ले भाई, बैलेंस फुल है अपना, फुल टकाटक है, तुम डिडक्ट तो कर देखो। इस बात को सुनकर वो उससे कहने लगता है कि ठीक है अब जबकि तुम कहने में लगे हो जूनियर ब्रदर, तो मैं ऐसे ऐड करूंगा जैसे कि मैं तुम्हारी बात को नहीं सुना। अब तुम्हारी चॉइस को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से निकलेगी एक्सपोज करता हूँ मैं तुम। और जैसे ही वो उस थप्पे को उसके सामने लगाता है तो डिडक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, और जिसको देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फंसने के मारे चिल्लाते शौक के मारे कहने लगता है कि हॉली क्रैप, तुम्हारे अकाउंट में तो वाकई में 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मौजूद है। आखिरकार तुम्हारे पास इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आए तो आए कैसे? और बात इतनी नहीं बल्कि मैं तुम तो सिर्फ और सिर्फ हैंडीमैन डिसिपल हो और सभी के सभी आउटर डिसिपल में मैंने कभी भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पास 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वो पहले ही दिन में। और जो जूनियर ब्रदर है तुमने सिर्फ एक ही मिशन किया था। इसको देखकर हमारा एमसी जब चने के झरपा चढ़ जाता है तो उससे क्या लगता है कि मेरे लिए खासकर ये शैंक के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्न करना ऐसा है जैसे कि मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ और खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो नेचुरल सी बात है ये मेरे लिए पीस ऑफ केक वाली बात है। जिस बात को सुनकर वो तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि जूनियर ब्रदर भाई तुम सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया है, तो मैंने सुना है कि जो कल्टीवेशन टेक्निक है टॉप फ्लोर पर वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज और काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस टैलेंटेड डिसिपल्स आए थे ताकि उस कल्टीवेशन टेक्निक को वो हासिल करे, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उन्हें खाली हाथ यहाँ से लौटकर जाना पड़ा। तो तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। इस बात को सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे वार्निंग देने में लगे होते सीनियर ब्रदर। तभी उसका सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि हे जूनियर ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? तो एमसी उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर, तुम मुझसे कहना चाहते हो क्या? तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम जब नेक्स्ट टाइम मिशन करने के लिए जाओगे तो तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मेरी जो एडमायरेशन है अपने जूनियर ब्रदर के लिए इस वक्त काफी ज्यादा एंडलेस किसी फ्लो की तरह है यांगचन रिवर की। और वो तुरंत हमारे एमसी के पैर को पकड़ लेता है और भीख मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए भी तैयार हूँ जूनियर ब्रदर। जब समय आएगा तब मिशन करने का तब मुझे अपने
अपने मिशन पॉइंट में से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भी दे दोगे तो मेरे लिए काफी होगा। ये बात सुनकर एमसी उससे लगता है कि सीनियर ब्रदर मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो शेमलेसनेस है वो तो बहुत आगे की है। बस इस बात के लिए कि तुम इतने ज्यादा शेमलेस हो, मैं तुम्हारी बात से एग्री होता हूँ और तुम्हें लेकर जाऊंगा। और इतना सा कहने के बाद हमारा एमसी वहां से निकल पड़ता है और तभी वो पीछे से चिल्लाते उससे लगता है कि जूनियर ब्रदर, जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर अब तुम क्या कहना चाहते हैं मुझसे। तभी वो थोड़ा सा हेजिटेट तो करता है कहने से पहले और उससे लगता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं जूनियर ब्रदर, अब तुम जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अगर ये चीज काम नहीं करती है तो तुम तुरंत वापस आ जाना। तुम अपने आप को पुश योर इधर पुश करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमारा एमसी वहां पर इधर उधर देखता है, अंदर घुसने के बाद तो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं। इसको देखकर वो काफी खुश होता है। यहाँ पर कई सारी बहुत ज्यादा बुक्स है। मैं ये शेंग वाकई में सभी के सभी लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक को उन पर लुक डाउन कर सकता। तभी थोड़ी देर बाद वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है धीरे धीरे करके और इधर उधर देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये है अपर फ्लोर स्क्रिप्चर लाइब्रेरी का। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि टॉप फ्लोर पर कैसे जाऊँ इस लाइब्रेरी के, यहाँ पर कोई भी ऐसे दरवाजा या फिर कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तभी वो एक बंदे से पूछने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है एक्सक्यूज मी सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर पर कैसे जाऊँ। इस बात को सुनने के बाद ये बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में टॉप फ्लोर पर जाना चाहते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, जल्दी से मुझसे दूर हट। और इस तरीके से बेइज्जती होने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है और वो वापस से दूसरे बंदे से पूछकर जाकर कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो टॉप फ्लोर जाने का रास्ता। और जिससे भी पूछे सभी के सभी लोग उसे क्रेजी कहकर बुला। इस बात को सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी जब हमारा एमसी काफी उदास होता है तो एक बंदा उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर वाकई में टॉप फ्लोर पर जाना चाहता है इस लाइब्रेरी के। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि जाना तो चाहता हूँ लेकिन तुम कौन हो भाई। तो वो अपने आप को बताता है, इंट्रोड्यूस करवाते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं जियांग युनफेंग हूँ और मैं डिस्पल हूँ पर्पल क्लाउड पीक का और मैं भी यहाँ पर इस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर जाने वाला हूँ। अब जबकि हमारी जो किस्मत है वो एक दूसरे को एक साथ यहाँ पर लेकर आ चुकी है तो कैसा रहेगा कि हम दोनों एक साथ ट्रेवल करें यहाँ पर और एक दूसरे का ख्याल रखें रास्ते में। तभी ये शंग उससे कहने लगता है कि मैं पिल रूम का सर्वेंट डिसिपल ये शंग तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि मैं ट्रेवल करने में लगा हुआ हूँ इस बंदे के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखूंगा। यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मैं वाकई में यहाँ से दूर नहीं जाने वाला, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर तो जा रहा हूँ। तभी ये बंदा बताने लगता है और कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर है तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और वो तभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और पत्थर वहां पर रखा हुआ था स्टोन, उसको देखकर वो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर ये जो स्टेन टेबलेट आपको दिखाई देने में लगा हुआ है ये उस लाइब्रेरी तक पहुंचने का रास्ता है टॉप फ्लोर का। इसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। सीनियर ब्रदर जियांग क्या तुम मेरे साथ मजाक मजाक तो नहीं कर रहे हो। इसको देखकर सीनियर ब्रदर जियांग उससे कहने लगता है कि अगर तुम टॉप फ्लोर पर जाना चाहते हो इस लाइब्रेरी के और ये जो मैटर है वो काफी ज्यादा सीरियस है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। अब तुम मुझे यही बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ मजाक कैसे करूंगा। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मेरी आंखें बिल्कुल भी खराब है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार दरवाजा कहाँ पर है और जहाँ पर जो टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी है वो यहाँ कहाँ पर है और मैं कहाँ कैसे अंदर घुसूं। तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे बताने लगता कि अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस पत्थर पर टकराना पड़ेगा। इसको देखकर सुनने के बाद एमसी पूरी से कंफ्यूज शॉक और भाई उसका दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो बताने लगता है कि जो टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें कोई दरवाजे वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, ना ही इस लाइब्रेरी में वो जगह मौजूद है। टॉप फ्लोर एक मिस्टीरियस स्पेस में हिडन है जो कि इस स्टोन टैबलेट के अंदर छुपा हुआ है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेस्टाइन्ड लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि लेकिन अगर जो डेस्टाइन्ड नहीं जिन्हें किस्मत नहीं है उनका क्या। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे बताने लगता है कि जो लोग डेस्टाइन्ड नहीं है उनका सर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा और वो खून खून से भरे वापस चले जाएंगे, उनके कभी कभी वो लोग मर भी सकते हैं। तभी वहां पर एक और नमूने की एंट्री होती है और कहने लगता है कि जियांग युनफेंग तुम यहाँ पर वापस से किसी बंदे को ट्रिक करने के लिए आ चुके हो ताकि वो उस स्टोन में हिट करे। इसको देखकर सीनियर ब्रदर गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते उससे कहते हैं कि पांग गुआ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम हर जगह पर वहां पर क्यों पहुंच जाते हो भाई। तभी पांग गांग उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ हूँ, मैं तो बस यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ और ये देखने के लिए आया हुआ हूँ कि तुम आखिरकार अपने आप को कैसे बेवकूफ बनाते हो और किसी डेड बॉडी की तरह यहाँ वापस जाते हो। जहाँ पर वो एमसी को बताने लगता है कि सिली बॉय तुम्हें इस तरीके से जियांग युनफेंग की बकवास को सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी पर जाना चाहते हो इस लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर पर तो वहां पर घुसना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि यहाँ पर टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में इससे पहले एक बंदा जा चुका है, लेकिन उस आखिरी बार जब वो बंदा गया था तो कम से कम 3 सालों में कई बार लोगों ने कोशिश की थी अंदर जाने की, कई सारे डिसिपल अंदर जाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी डिसिपल अंदर ना जा पाया और वह सभी के सभी लोग उस वक्त क्रिपल हो गए और किसी का सर फूट गया तो किसी का दिमाग खराब हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका सर फूटने के बाद इतनी बुरी तरीके से फूटा था कि उनका जो दिमाग था वो भी उनके सर से दिमाग से बाहर आ गया भाई।
इतनी गंदी हालत हो गई थी उनकी। और इसलिए मैं तुमसे कहने में लगा हुआ हूँ कि इस टोली के अंदर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और जब वो इस तरीके से हमारे एमसी को डराने की कोशिश करने में लगा हुआ था, तो दूसरा वाला सीनियर ब्रदर जियांग उससे क्या लगता है कि पांग गुआंग, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। क्योंकि जो टॉप फ्लोर, इस लाइब्रेरी की जो टॉप फ्लोर है वो रिप्रेजेंट करता है इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी को, जो सिर्फ और सिर्फ डिसिपल्स को प्रोवाइड करवाई जाती है एवरग्रीन इमोर्टल सेट की। तो जूनियर ब्रदर ये ने यहाँ पर 5000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है, खत्म किया है, और तब जाकर यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट पास खरीदा है, प्रीसियस अपॉर्चुनिटी खरीदी है। तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो इस तरीके से अपने 5000 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट को बर्बाद करे बस तुम्हारे शब्द को सुनने के बाद। इस बात को सुनने के बाद ये बंदा उससे क्या लगता है कि हे सिली बॉय, चलो मैं तुम्हें कुछ और बात बताना चाहता हूँ। जो रीजन है जिसके कारण जियांग जुनफेंग इतनी ज्यादा कावर्डली तरीके से इस्तेमाल कर तुम्हें हिट करवाना चाहता है इस स्टोन पर, वो इसलिए है ताकि जो जुओ लिंगलिंग है पीक मास्टर है कुंगमिन पीक का, जो कि पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुका है, वो उसे वापस लाने में काफी ज्यादा जल्दबाजी मचाने में लगा हुआ है। शायद तुम्हें इसके बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें इस तरीके से इस जियांग जुनफेंग के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। जिस बात को सुनकर एमसी उससे पूछने लगता है कि जुओ लिंगलांग के जो पीक मास्टर है कुंगमिन पीक के, वो रियली में इसके अंदर है क्या? इसको देखकर एमसी काफी कंफ्यूज होते हैं, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं जब से एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में एंटर हो पाया हूँ, वो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो जुओ लिंगलिंग के कारण हुई है, और इस पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में जुओ लिंगलिंग मेरा बैकर होना चाहिए। लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इमोर्टल पूरी तरीके से क्रेजी और दिमाग खराब हो जाएगा उस बंदे का। और जब इस तरीके से हमारा एमसी थोड़ा सोचने लगता है तो सीनियर ब्रदर जियांग को थोड़ा अजीब लगने लगता है, कहीं इसकी बात से पलट ना जाए, और वो घबराते हुए देखकर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर ये मैं वाकई में इस बात से कहने में लगा हुआ हूँ कि मैं अपने मास्टर जो कि पर्पल क्लाउड पीक के मास्टर उनके ऑर्डर पर यहाँ पर आया हुआ हूँ, ताकि मैं जो पीक मास्टर जुओ है उन्हें वापस ला सकूं। लेकिन मैं ये बात भी सच कहना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से जूनियर ब्रदर ये को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई इरादा वगैरह है, क्योंकि इस लाइब्रेरी का जो टॉप फ्लोर है वो पर्सनल अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी खुद की जूनियर ब्रदर। तुम डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि तुम जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। इस बात को सुनने के बाद ये पांग बंदा उससे क्या लगता है कि स्ली बॉय तुम बाकी में पॉसिबली इस टॉप फ्लोर के लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकते, और तुम्हारी हालत भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह होगी जो कि बम करने के बाद अपने सर को फोड़ लेंगे और बेवकूफ बन जाओगे, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर यूरी अगर बाकी में मैं गिव अप करना चाहता हूँ तो तुम मुझे जो 5000 पॉइंट्स है वो वापस दिलवाने में मेरी मदद कर दोगे। इस बात को सुनने के बाद गुस्से में क्या लगता है कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है, तो आखिरकार मैं तुम्हें रिटर्न क्यों करूँ। लेकिन अभी अभी हमारे एमसी ने इसका नाम कुछ कहकर बुलाया था, जिसको देखकर वो और भी इधर सरप्राइज होता है जब उसे होश में आता है तो, और चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि एक मिनट रुको, तुमने अभी भी मुझे क्या कहा सीनियर ब्रदर यूरिन, तुमने ऐसा मुझसे क्यों कहा। तभी हमारे एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जब तुमने ब्लेडर के बारे में मेंशन किया था तब मैंने पी के बारे में मतलब टॉयलेट करने के लिए जाना चाहता था। और मैं जिस तरीके से देख सकता हूँ कि जो किस तरीके से हमारा जो ब्रदर ब्लेडर है और कितने दूर तक खुश है, मुझे लगा था कि तुम वाकई में मेरे सबके सही पॉइंट्स को रिटर्न कर दोगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद उसके मुंह पे डायरेक्टली मना कर देता है, और उससे क्या लगता है कि तुम अपनी फालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हारी इच्छा कहीं पूरी नहीं होने वाली। मैंने बस तुम्हें देख लिया था कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान करने के लिए आ गया। तभी सीनियर ब्रदर जियांग उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर ये तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पांग गुआंग है वो डिसिपल है ब्लैक क्लाउड पी का, और वो सभी को इस टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए रोकने के लिए आता है। एक्चुअली में मुझे इस बात का डर है क्योंकि कुछ जो डिसिपल्स है वो कुछ जो डिसिपल्स है वो इस स्टोन के अंदर चले जाएंगे और सीनियर ब्रदर जुओ को यहाँ पर बाहर निकालने में कामयाब रहेंगे, जो कि ऑलरेडी पागल हो चुके हैं। और जब वो अगर उस टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी से बाहर आ गए तो ब्लैक क्लाउड पीक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर जुओ है उनका जो अलूदा क्लाउड पीक वो इस ब्लैक क्लाउड पीक की तरफ पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करी जाने वाली है, एनेक्ट करने वाली जाली है। और अगर सीनियर ब्रदर जुओ समय पर बाहर नहीं आते हैं और उनकी जो इलनेस है या फिर उनकी जो बीमारी है वो बेटर नहीं होती, जो ब्लैक क्लाउड पीक है वो बिना किसी परेशानी के एनेक्स करने में कामयाब रहेगी उस अजूरा क्लाउड पीक। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है फॉरगॉन, वो बहुत ज्यादा किस्मत खराब होने वाली फ्यूचर में। और तुम्हें सच सच बताऊं तो मेरे जो मास्टर है और मेरे जो सीनियर ब्रदर जुओ है वो ओल्ड फ्रेंड्स है, काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स, और इसीलिए वो इस तरीके से सीनियर ब्रदर जुओ की अजूरा क्लाउड पीक के साथ ऐसा कुछ बुरा होने में लगा हुआ था, तो मेरे मास्टर इसको देखने के लिए बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए, जिसे वो इतने ज्यादा सालों से चलाते हुए आ रहे थे और इस तरीके से ब्लैक क्लाउड के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में मैं जाकर उन्हें ढूंढूं और पता लगा सकूं कि जो सीनियर ब्रदर जुओ है उन्हें वापस लाने में उनकी मदद कर सकूं और सारे के सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन मैं वाकई में बहुत ज्यादा स्टूपिड, और कभी भी मैं इस फ्लोर की लाइब्रेरी में एंटर होने में नाकामयाब रहा हूँ, कभी भी एंटर ही नहीं कर पाया हूँ, कई बार कोशिश की है। इस बात को सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है एमसी, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो अजूरो क्लाउड पीक है और पर्पल क्लाउड पीक है और ब्लैक क्लाउड पीक है, तुम सभी के सभी लोग आपस में फाइट करने में लगे हुए हो और मुझे तुम्हारे माउंटेन्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो 5000 पॉइंट्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं वो बर्बाद हो
हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर ट्राई नहीं करता हूँ। तो आखिरकार मैं ये कभी भी नुकसान झेला नहीं है मैंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने 5000 पॉइंट्स को वसूल कर सकूं। जिसको देखकर पांग वांग उससे कहने लगता है हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए कि तुम अपने आप को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो। तुम एक मेढक को जो कि कुएं से बाहर नहीं निकला हुआ है और तुम यहाँ पर स्वान का मीट खाना चाहते हो। तुम बेवकूफ जैसी हरकतें करना बंद करो। तुम इस टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी के फ्लोर में नहीं घुस सकते। जाओ जाओ तुम भी अपना सर फोड़कर वापस आओ। चलो देखता हूँ हम सभी के सभी लोग तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। यहाँ पर काफी तो अच्छा शो होने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर 12th इडियट नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके से इस स्टील में अपना सर को क्रैश करने के लिए आया हुआ है। और दूसरा बंदा 5000 पॉइंट के बारे में सोचकर कहने लगता है कि अगर मेरे पास 5000 पॉइंट्स होते तो मैं इस फालतू की स्टील पर क्रैश करने के लिए क्यों आता। मैं उसके उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा स्प्लिट चिकन खरीद लेता और उन्हें बढ़िया मजेदार चीजें खरीदता, ड्रेसेस खरीदता और बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदने के बाद बढ़िया बढ़िया लौंडिया पटाता। लेकिन जरा इस बेवकूफ को देखो, इसने 5000 पॉइंट्स ऐसे ही बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस स्टील की तरफ बढ़ने लगता है और उस स्टर्न टैबलेट को इस तरीके से एनालाइज कर उसे पता चलता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए जबकि ये जो स्टील है वो एक गेटवे है टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी तक पहुंचने का। तो मुझे लगता है कि इसे ट्रिगर करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। इसकी जो कंडीशन है कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी इस गेटवे को ओपन करने की। जो पांग वांग ने उससे मुझसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी इस टॉप फ्लोर में एक्सेस करने की या फिर एंटर करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है 3 साल में। और सिर्फ जुओ लिंगलैंग है जो कि सर्कुलेशन में बैठा हुआ है अंदर। इसको देखकर ऐसा लगता है इसका मतलब जुओ लिंगलैंग है वो सक्सेसफुली एंटर करने में कामयाब रहा था टॉप फ्लोर पर 3 साल पहले कुछ ना कुछ मेथड का इस्तेमाल कर। अब जबकि वो टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में एंटर कर चुका है तो जुओ लिंगलिंग और मेरे बीच का सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन है और वो है ये एवरग्रीन टोकन जो कि जुओ लिंगलिंग के द्वारा दिया गया था इविल वैली को। अब हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही कनेक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं ट्राई कर सकता हूँ एवरग्रीन टोकन को। मैंने 5000 पॉइंट का इस्तेमाल किया है, बर्बाद तो होने नहीं दे सकता। लो भाई मैं क्रैश करने के लिए आया और भागकर वाकई में उसे क्रैश करने लगता है तो सभी के सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और पांगावांग कहने लगता है कि ये बंदा कितना हॉट हेडेड है, कितना रेकलेस है। लेकिन तभी हमारा एमसी अपने सर को ना पटकते हुए अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल करता है और इसको देखकर सभी शॉक होते हुए कहने लगते हैं इधर 1 मिनट को भाई अपना सर ना फोड़ते हुए अपने बम को फोड़ने में लगा हुआ यानी कि अपने पिछवाड़े को। इसको देखकर लगता है कि ये बट का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ या फिर फेलियर हूँ, ये डिपेंड करता है मेरे इस मूव पर। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ एंटर करने में लाइब्रेरी में तो अच्छा है, लेकिन फेलियर हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिछवाड़े में दर्द होगा, कम से कम मेरा सर तो नहीं फूटेगा। और तभी उसका पिछवाड़ा उस टेबलेट से उस पत्थर से स्टोन स्टील से काफी ज्यादा जोर से टकराता है। लेकिन टकराने के बाद उसके हाथ में जो टोकन होता है वो जोर से चमकने लगता है और तुरंत वो पोर्टल वहां पर खुल जाता है। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और क्या लगता है कि शिट भाई ये तो सक्सेसफुल में कामयाब रहा अंदर जाने में। और सभी के सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है एक्चुअली में अंदर जा चुका है ये बंदा। और हमारा एमसी अंदर जाने के बाद सभी का मजाक उड़ाते हुए क्या लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ बंच ऑफ इग्नोरेंट इसकम हो। मैं ये शंग मैं एक लेजेंड टू लेजेंड, मैं बिना किसी परेशानी के अपना बिना सर फोड़े हुए अंदर जा सकता हूँ अपने बट यानी कि अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल करके टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत खराब है। और उन सभी को गालियां देते देते अंदर चला जाता है और जब ये बात पैंग को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है। शॉक के मारे उसका मुंह फटा के फटा रह जाता है और क्या लगता है क्या ये बंदा वाकई में अंदर जाने में कामयाब रहा है, लेकिन कैसे। और इसी सरप्राइजिंग मुंह फटे फटे के साथ यही एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। बाय बाय, sayonara एंड सनिंग आउट।